हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। लास्ट टाइम हमने वाटर चैप्टर शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। आज का वीडियो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम जो टॉपिक लेंगे उसमें है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं आपको ये कहूंगी कि साथ साथ नोट्स बनाओ ताकि आपको पढ़ने की दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इतना भी करके जाते हो तब भी आपके मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। अब देखो, इसको करने से पहले कुछ इसमें चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कई कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं, जो कई कंपाउंड होते हैं कि जो उनके स्ट्रक्चर के बीच में ना कुछ फ्यू लूजली बॉन्ड बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने क्या बोला कि जो कई कंपाउंड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ जो है बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल के जो है लूजली बॉन्ड होते हैं, मतलब जो उसके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, आप उसको जो है रिमूव कर सकते हो बाय हीटिंग। जब आप उसको रिमूव करते हो तो ये लूजली बॉन्ड जो है हट जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेन पॉइंट है कि ये जो कंपाउंड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। कोई कंपाउंड अगर आपको दिया है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल दिया है, तो कहने का मतलब देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड देयर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। ठीक है, दूसरा है ओनली फ्यू कंपाउंड हैव वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब कुछ ही कंपाउंड ऐसे होते हैं, मतलब फ्यू कंपाउंड कह सकते हो। फ्यू कंपाउंड्स, जो कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो है उनके वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब देखो इसको करते कैसे। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन दूंगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। द फिक्स नंबर ऑफ द फिक्स्ड नंबर ऑफ लूजली बाउंडेड बाउंड water molecule water molecule water molecule present per molecules of some compound। दोबारा देखो, डेफिनेशन समझो। फिक्स नंबर ऑफ लूजली बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही बोला कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बीच में जो कंपाउंड होता है, जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसके भी स्ट्रक्चर के बीच में कुछ फ्रीली लूजली बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स नंबर ऑफ लूजली बॉन्ड मतलब वाटर मॉलिक्यूल ये फिक्स रहते हैं प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट और साथ में लिखा 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो दैट मीन ये आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो है फिक्स है। ठीक है, और ये वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला किसका है? वाटर का, फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब ये जो 5 है वो फिक्स जो है उसके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। कहने का मतलब है कि इसको बोला जाता है फिक्स नंबर ऑफ लूजली बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड। तो आप ये एग्जांपल लिख के आ सकते हो। ये मैंने सिर्फ आपको ये नीचे जो लिखा है, ये साइड में लिखा है, समझाने के लिए लिखा है। आप इसको जो है इस तरह भी कर सकते हो। अब देखो, कई सॉल्ट्स जो है दो तरह के होते हैं हमारे पास। सॉल्ट्स होते हैं, इसमें जो है कुछ होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड सॉल्ट। और एक होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, दो तरह के सॉल्ट होते हैं, एक होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, एक होते हैं एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं
have fixed water molecules present यहाँ पे have fixed water molecule present per molecules of some compound ठीक है। अब एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is loosely bound to the salt तो साथ में लिखेंगे इट कैन easily removed by heating। मतलब अगर आप उस कंपाउंड को हीट करते हो तो उसके वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाते हैं, मतलब बीच में से निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट का भी पढ़ा था कि जैसे कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पढ़ा था। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्यों है? क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर मैं इसी कंपाउंड को गर्म करूं तो क्या होगा, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा कंपाउंड, यहाँ पे 4 आएगा, सिर्फ ये बचेगा, कॉपर सल्फेट बचेगा। तो जब वो यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ पे सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लूजली बॉन्ड टू द सॉल्ट इट कैन इजीली रिमूव बाय हीटिंग। ठीक है, हाइड्रेटेड मतलब इसमें पानी प्रेजेंट होगा, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं होगा। पानी क्या होएगा, अवेपोरेट हो जाएगा बाय हीटिंग। कहने का मतलब जब मेरे पास कंपाउंड था कॉपर सल्फेट, ये वाला जो सॉल्ट, इसको देख के आप बोल सकते हो दिस इज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर मैं इसी कंपाउंड को हीट करूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। तो जब ये बचेगा कॉपर सल्फेट, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। अब कुछ एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट की। होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। इसमें देखो, अगर मैंने इसको जो है हाइड्रेटेड सॉल्ट, अब मैं इसी के बारे में लिख रही हूँ। हाइड्रेटेड सॉल्ट किस तरह के हो सकते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट लिखा, इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। जो इसका कलर है वो होता है वाइट। ठीक है, इसी तरह इसका जिंक सल्फेट लिखोगे तो यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल है, इसका कलर भी आपको मिलेगा वाइट। कई बार कलर पूछा जा सकता है, वो मैं साथ में मेंशन कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट और यहाँ पे लिखा होगा 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो ब्लू होता है। ठीक है, अगर फेरस सल्फेट लिखा है और साथ में लिखा है 7 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका कलर जो है ग्रीन होता है। यहाँ पे ऊपर लिख लो कलर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर सोडियम कार्बोनेट है तो 10 वाटर मॉलिक्यूल है और इसका जो कलर होता है ये भी वाइट होता है। इज दिस क्लियर? मैंने क्या बोला, ये सॉल्ट है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इनके, ये प्रेजेंट है। और इनका कलर जो है वो आपको बता दिया, मैग्नीशियम सल्फेट है, जब वो उसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसका कलर वाइट होगा। इसी तरह जिंक सल्फेट है, जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वाइट कलर होगा। अब देखो, जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को कन्वर्ट होता है किसमें, एनहाइड्रस में, एनहाइड्रस सॉल्ट में, तो क्या रिएक्शन होता है? अब देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे मैंने यही एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं कॉपर सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल लिए, अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, जब मैंने हीट स्टार्ट किया तो ये वाटर जो है एवेपोरेट हो गया। तो वाटर जो है एवेपोरेट होने से क्या हुआ, ये कंपाउंड अलग हो गया और साथ में
ये जो है evaporated वाटर, मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल गए। कहने का मतलब है अगर आप इन दोनों को फिर कंबाइन कर देते हो, मतलब कॉपर सल्फेट में वापस वाटर ऐड कर देते हो, तो ये कंपाउंड आपको ये मिल जाएगा उल्टा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आगे जैसे आप 9th में जाओगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल थे, तो जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो कॉपर सल्फेट अलग हो गया, 5 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए। लेकिन जब मैंने कॉपर सल्फेट में, कहने का मतलब है कि आपके पास इतना ही बच रहा है, अगर मैं वापस इसमें वाटर ऐड कर दूं तो मेरे पास ये कंपाउंड वापस आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मे और मे नॉट, मे और may not lose all the water molecule, all the water molecule bond to them when heating, when heated। दोबारा सुनो, हाइड्रेटेड सॉल्ट मे और मे नॉट लूज ऑल द वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड टू देम व्हेन हीटेड। और सेकंड है कि अगर आप उसको हीट करते हो, ये आपको नोटिस देखने को मिलेगा कि ऑन हीटिंग, अगर आप कोई कंपाउंड को हीट कर रहे हो तो उसका जो कलर चेंज हो जाता है। द कलर, ये देखो, कलर ऑफ इट में चेंज, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉपर सल्फेट, हमने पढ़ा कि इसका कलर ब्लू होता है। ठीक है, इसका कलर कितना होएगा, ब्लू होएगा। लेकिन जब आप उसको हीट करोगे तो ये कंपाउंड जब एनहाइड्रस हुआ तो यहाँ पे इसका कलर जो है वाइट हो गया। तो ये इंडिकेशन है कि ये जो है क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स और एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर इसमें आप पानी ऐड कर दोगे तो वापस आपको ब्लू कंपाउंड वापस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड सॉल्ट का आपस में डिफरेंट है। आगे देखो, हाइड्रोस्कोपिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में लिखो। हाइड्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, from their surrounding, but their physical state remains same। कहने का मतलब है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग, बट देयर फिजिकल स्टेट रिमेन सेम। तो फिजिकल स्टेट उनकी सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सॉल्ट लेके आते हो, नमक जो घर में हम यूज करते हैं, सॉल्ट लेके आते हैं, तो सॉल्ट को अगर आप खुला छोड़ देते हो, ओपनली रख लेते हो, मतलब पैकेट खोल के रख दिया ओपन सॉल्ट, तो आपने देखा होगा पहले जब सॉल्ट लिफाफे में था, जहाँ पैकेट में था, तो ये क्या बना यहाँ पे, जब वो पैकेट में था तो ये जो है फ्री फ्लोइंग था। फ्री फ्लोइंग मतलब अगर आप उसको जो है फ्री फ्लोइंग, ठीक है, मतलब आप उसको कर रहे हो तो वो आसानी से नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर आप उसको ओपन रख देते हो तो यू विल नोटिस दैट कि वो थोड़ा सा चिपका सा हो जाता है, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सर्फ का एग्जांपल है। सर्फ जब तक पैकेट में रहेगा वो फ्री फ्लोइंग होता है, लेकिन अगर आप उसको ओपनली छोड़ देते हो तो वो भी थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेन कर लेता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, बट उनकी फिजिकल स्टेट जो है रिमेन सेम रहती है। मतलब जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट ही रहता है,
लेकिन अगर उसको जो है अगर पैकेट में पड़ा है तो फ्री फ्लोइंग है, अगर आप उसको ओपनली रख देते हो तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर ले लेता है। अब अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं साइंस की डेफिनेशन में, तो आप कंपाउंड लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, ये इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो एग्जाम्पल मैंने डेली लाइफ का लिया वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आगे है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ये दो एग्जाम्पल है। अब देखो आगे एक और होता है जिसको हम बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डेलिक्यूसेंट क्यूसेंट सब्सटेंस। ये डेफिनेशन उसी तरह की है, ये भी मॉइस्चर कंटेन करता है बट इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे विच एब्जॉर्ब वाटर बाय सराउंडिंग, जहाँ वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, फ्रॉम देयर सराउंडिंग। तो ये जो है चेंज हो जाता है, चेंज इनटू द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन बन जाता है। अगर इसने मॉइस्चर कंटेन कर लिया तो ये लिक्विड में चेंज होता है, सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगर इसको मॉइस्चर मिल जाए तो ये जो है सोल्यूशन है। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं था, ऊपर वाला जो पड़ा था हाइड्रोस्कोपिक वो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही डेलिक्वेंट सब्सटेंस ने उसको एब्जॉर्ब किया, मॉइस्चर मिला उसको, जब तक तो वो पैकेट में रहेगा, जहाँ किसी बंद डिब्बे में रहेगा तो मॉइस्चर कंटेन नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे ही उसने ओपन किया तो वो मॉइस्चर ले गया, तो कहने का मतलब वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल लिख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे लिखो कैल्शियम क्लोराइड, और सेकंड एग्जांपल लिखो यहाँ पे जिसको बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आया। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो आप मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि बाकी बच्चों को भी ये चीजें मिल सके। अब देखो, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वाटर की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अभी फिजिकल के बारे में बात कर रहे थे कि पानी देखने में कैसा है। अब इसका रिएक्शन, अब देखो कई बार क्या होता है कि जब मेटल जो है डिस्प्लेस होती है हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब देखो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है, जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको रिएक्टिविटी सीरी का पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी 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 सीरी, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, अरेंजमेंट ऑफ मेटल, अरेंजमेंट ऑफ metal in the decreasing order, in decreasing order, ये इसकी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी is called is called is called रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब मेटल को उसकी रिएक्शन की दर से अलग अलग फॉर्म में रखा जाता है। मतलब जैसे कोई हाईली रिएक्टिव होंगी, कुछ लीस्ट होंगी, कुछ ऐसे, तो उनको जो है उसी हिसाब से रखा जाता है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसको याद रखने का क्या मेथड है, ये देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज केदार नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हल्दी हल्दी
अच्छी, अच्छी। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरी है। अब देखो अगर पहली 3 मेटल की बात करें, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरी है। अगर तीनों मेटल के साथ हम करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ वेरी फ्रीक्वेंटली रिएक्ट करती है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम पहली 3 जो है हाईली रिएक्टिव है, जो आपकी बुक में दिया रखा है। दूसरा है कि मैग्नीशियम से लेके ये आयरन तक, तो ये रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम पानी जो है जैसे आप गर्म करते हो तो उसके जब स्टीम बनने वाली स्टेज होती है तब जाके ये रिएक्ट करती है। आगे है, ये देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये मेटल है लेकिन हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल में आता है, फिर भी इसको रिएक्टिविटी सीरी में रखा गया क्योंकि इसकी मेन प्रॉपर्टी है ये ऑयन फॉर्म करता है, इसलिए इसको जो है, क्योंकि मेटल भी ऑयन फॉर्म करती है और ये हाइड्रोजन एक होता है जो नॉन मेटल है लेकिन ये ऑयन फॉर्म करता है, इसलिए इसको रिएक्टिविटी सीरी में रखा जाता है। अगर ये वाले लास्ट वाले देखें तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव आते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा घर में आपके मदर जो है सोने की चीजें जहाँ चांदी की ऑर्नामेंट्स डालते हैं तो वो इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि वो कोई भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये लीस्ट रिएक्टिव में होती है। अगर मैं इन तीनों मेटल की बात करूं तो ये हाईली रिएक्टिव होती है। अब कई मेटल जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के साथ कि वो मेटल कैसा रिएक्ट कर रही है। जैसे मान लो, जैसे मैंने इसी 3 का पहले एग्जांपल दे रही हूँ केमिकल रिएक्शन कि अगर पोटाशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बनेगा रिएक्शन। अगर सोडियम है, सोडियम प्लस वाटर और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन दिखाएगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में वाटर। ठीक है, अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक है, जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन लिख रही हूँ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा साथ में हाइड्रोजन। इसी तरह आयरन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये बनाएगा यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखो जो नीचे वाली मेटल्स है ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेस की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें ये कहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर मैं इसके बारे में बात करूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने लिखा सोडियम, सोडियम रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। ठीक है, अगर सोडियम रिएक्ट कर रहा है जिंक सल्फेट के साथ तो क्या रिएक्शन होगा। सबसे पहले आप देखो कि इस मेटल की पोजीशन कौन सी है, सोडियम सबसे ऊपर आता है, दैट मीन हाईली रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगी, मतलब इसको बाहर की तरफ धकेल देंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा ऐसे बनेगा, मतलब सोडियम सल्फेट बन गया साथ में जिंक। अगर मैं यही लिखूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, मैंने बोला कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। अब देखो जिंक, जिंक की पोजीशन क्या है, ये हाइड्रोजन से ऊपर है और कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है। तो दैट मीन ये वाला हाईली रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये वाला कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा साथ में कॉपर। अगर एक और रिएक्शन और लिखूं, देखो
अगर मैं लिख दूं कि कॉपर जो है जिंक सल्फेट, अब देखो क्या रिएक्शन होगा। अब देखो कॉपर जो है ये हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, तो दैट मीन ये लीस्ट रिएक्टिव है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है, मतलब रिएक्टिव मेटल में आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लीस्ट डेफिनेशन क्या कहती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो दैट मीन यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्टिविटी सीरी आपको आनी चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरी आती है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब देखो जब एक्शन ऑफ वाटर, पहले तो मैंने मेटल के बारे में बताया कि मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो उनका क्या इफेक्ट आता है। तो कहने का मतलब है डिफरेंट मेटल जो है डिफरेंट तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करती है। अब अगर बात करूं कि एक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन दिखाएंगी, अब उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन को वाटर के साथ अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे करती हूँ तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये बनाएगा, इसको बोला जाता है वाटर गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपको आ सकता है कि वाटर गैस का रिएक्शन बताओ, जब वाटर गैस का फॉर्मूला, तो ये इसका फॉर्मूला है। और अगर आपको वाटर गैस बनाना पूछ सकते हैं तो आप ये रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये कोक है, ये रेड हॉट है, और ये स्टीम फॉर्म में है क्योंकि 100 डिग्री के बाद ये स्टीम फॉर्म में आ जाता है। अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक बनाता है, साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्शन आ सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती है, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ वाटर का क्या रिएक्शन है, तो जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो दैट फॉर्म ए मेटल हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो दैट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैं बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो दैट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रिएक्शन आएगा। अब देखो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंट फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे देखो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है, लेकिन हाइड्रोजन और ये जो है गैसेस फॉर्म में, ये डिकम्पोज हो गया। तो जब रिएक्शन करोगे इसका तो ये इसका बैलेंस रिएक्शन आएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द वाटर तो ये डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अब देखो इतना करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कि वाटर जो है, वाटर में भी दो तरह की प्रॉपर्टीज रहती हैं। एक होता है हार्ड वाटर होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जो सोप के साथ, मतलब डज नॉट लेदर इजिली विद सोप, मतलब सोप के साथ रिएक्शन जो है मतलब फॉर्म नहीं बनाता, डज नॉट लेदर इजिली विद सोप, उसको हार्ड वाटर बोला जाता है। और जो सॉफ्टली रिएक्ट लेदर इजिली विद सोप, सोप के साथ इजिली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो डिस्टिल वाटर का हो गया, यहाँ पे डिस्टिल वाटर। और यहाँ पे अगर हार्ड वाटर में एग्जांपल देना पड़े तो आप रिवर वाटर लिख सकते हो, रिवर वाटर एंड सी वाटर। ठीक है,
ठीक है। अब देखो जो हार्डनेस है वाटर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हार्डनेस ऑफ वाटर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि सर्टन डिजॉल्व, मतलब इसमें कई सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं जो हार्डनेस का कारण बनते हैं। डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से सॉल्ट कैसे डिसॉल्व है। अब जैसे मैं बात करूं इसका, अगर एग्जांपल लिखते हो तो जैसे आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इसके एग्जांपल्स है। और कैल्शियम हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट, इसको ऐसे भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी लिखा जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, बाई इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह दूसरा लिखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, इसको इस तरह भी बोला जाता है, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद है कि जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, जो टाइप्स ऑफ हार्डनेस है वो किस तरह की होती है वाटर के मामले में। एक कुछ तो होती है टेम्परेरी होती है और कुछ होती है परमानेंट। टेम्परेरी और कुछ होती है परमानेंट, ठीक है जी। अब हार्डनेस ऑफ वाटर टेम्परेरी है तो इसका मतलब है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व डिजॉल्व्ड बाइकार्बोनेट, उसमें बाइकार्बोनेट से डिजॉल्व होंगे इसके, कैल्शियम के, अभी पढ़ा है पीछे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये। और जो परमानेंट होते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व क्लोराइड्स एंड सल्फेट, क्लोराइड्स और सल्फेट्स होंगे जो उसके अंदर ऐड होंगे ऑफ किसके, कैल्शियम के। ये डिफरेंस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, टेम्परेरी में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट किसके हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। लेकिन यहाँ पे क्या डिजोल्व है, यहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। तो जैसे एग्जांपल लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब इनको टेम्परेरी और परमानेंट को कैसे खत्म कर सकते हैं। अब जो देखो टेम्परेरी है, ठीक है, इसको रिमूव किया जाता है, कैन बी रिमूव्ड रिमूव्ड बाय, वो रिमूव कैन बी रिमूव बाय, लिख सकते हो बोथ बाय, इनको बॉईल कर दो तो ये हार्डनेस जो है खत्म हो जाएगी। जहां इसके अंदर एडिंग वॉशिंग सोडा, तो इसकी हार्डनेस जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो टेम्परेरी का एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले टाइम में साबुन आते थे, सिंपल साबुन, जैसे निरमा हो गया
जो पुराने लोग यूज करते थे, सिर्फ निरमा। तो वो अगर हम कहें कि जैसे आजकल हम शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं और साथ में क्या यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं। ठीक है, ये टेम्प अगर मान लो हम कहें कि साबुन से कपड़े धोते हो तो वो जो है साफ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सर्फ से कपड़े धोते हो तो वो जो है इजीली क्लीन हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप शैम्पू से सिर धोते हो तो आसानी से साफ नहीं होता। ठीक है, जहां तो आप उसकी हार्डनेस को खत्म करने के, क्योंकि उसमें टेम्परेरी हार्डनेस होती है, तो जहां तो आप गर्म पानी करके उस साबुन को उसमें डाल दो तो वो रिएक्ट कर जाएगा, तो उसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे कि कैन, ये जो है जो परमानेंट होते हैं, यहाँ पे लिखो कैन नॉट बी रिमूव बाय, इनको बॉइलिंग से खत्म नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग और बट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। तो अगर इसमें ऐड कर दे वॉशिंग सोडा तो हम इसको जो है खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बाय, क्या बोला मैंने, बॉइलिंग से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर परमानेंट हार्डनेस खत्म करनी है तो आप उसमें एडिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब देखो इसके कुछ हार्ड वाटर के एडवांटेज भी है, हार्ड वाटर के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस वांटेजेस और डिसएडवांटेज, हर चीज के अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो इसी तरह पानी के भी जो है कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैसे? क्योंकि एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो कि मिनरल प्रेजेंट मिनरल प्रेजेंट इन वाटर इन वाटर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे टीथ होते हैं, हेल्दी टीथ एंड बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जो है डिजॉल्व, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इम्पार्ट ए प्लेजेंट टेस्ट टू वाटर। ये इसके दो एडवांटेजेस है। ठीक है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो जो हार्ड वाटर है वो अनफिट होता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, अनफिट फॉर वॉशिंग क्लोथ, अनफिट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी अच्छा नहीं होता, और ना ही बाथिंग के लिए अच्छा होता है, इससे स्किन प्रॉब्लम जो है हो सकती है। दूसरा है कि इसको जो यूज किया जाता है हार्ड वाटर यूज इन बॉयलर, जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, अगर हम उसके अंदर करते हैं यूज, तो उससे क्या होता है कि ये जो वाटर के जो निशान है वहां पे छूट जाते हैं, मतलब इट कॉजेज, लिख सकते हो, इट कॉजेज हार्ड डेपोजिशन ऑन द वॉल ऑफ बॉयलर्स। तो आपको ये डेपोजिशन
देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो डिसएडवांटेज क्या है कि ना तो आप ये वाले हार्ड वाटर को पी सकते हो, ठीक है, ना ही उससे कपड़े धो सकते हो, ना नहा सकते हो, क्योंकि ये स्किन को इरिटेट करता है। दूसरा है कि हार्ड वाटर जहाँ जो है बड़े-बड़े बॉयलर लगाए जाते हैं, तो अगर वहाँ पे जो है अगर आप उसको यूज़ करते हो हार्ड वाटर को, तो ये कॉज़ बनता है कि वहाँ पे जो है पानी अंदर यहाँ पे बॉयलर के अंदर जो है डेपोज़िशन होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है? बॉयलर खराब हो सकते हैं। अब देखो वाटर का ये सारा चैप्टर मैंने कवर किया, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है कि वाटर जो है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल मोरल ये निकला कि सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ जो है अर्थ के ऊपर, क्योंकि वाटर जो है लाइफ गिविंग है, खाने के बिना आप रह सकते हो पर पानी के बिना नहीं रह सकते। तो टोटल लाइफ जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर है? वाटर। ठीक है, अब अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क करती है इसके पीछे कि पानी को वेस्ट ना करें, नॉट वेस्ट वाटर। वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को सेव वाटर, ठीक है, ये स्लोगन चलाना चाहिए, सेव वाटर। और क्रिएट मतलब अवेयरनेस जो है बतानी चाहिए लोगों को, इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि पानी को सेव करो। और थर्ड वन है वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था एक इस चैप्टर का एंड है। ठीक है, होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी जो है इससे नॉलेज ले सके। सेकंड कि अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूंगी कि मैं आपके एग्जाम में कुछ हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।